अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी माइल्स की बीवी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो एक जानब इशारा करते हुए कहती है ये जगह है। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस कमरे को देखते हुए उससे कहते हैं अब आप जा सकती हैं, मगर वो कहती है नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो सीढ़ियां चढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं फिर होशियार रहिएगा और मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी ना कीजिएगा। इसके साथ ही वो दोनों कमरे की जानब बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी जानब शाम में मलका फातिमा खातून के साथ आगे बढ़ रही होती है और फिर एक खातून से कहती है मैं कल यतीम खाने की रजाकार खातून बनूंगी, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, आप सब मेरे साथ वैसा ही सलूक करेंगी जैसा कि आप दूसरी खवातीन के साथ करती हैं, ना ज्यादा ना कम। इस पर वो खातून पूछती है लेकिन कैसे? तो फातिमा खातून कहती है मलका खातून अपनी सुल्तानियत को यहीं छोड़कर यतीम खाने में दाखिल होंगी, ये इनकी दरख्वास्त है। तो मलका कहती है जहाँ आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है मुझे वहाँ पर मुकर्रर करें। जवाब में वो खातून कहती है बच्चे, उन्हें आपकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, उन सबको एक गरमा देने वाली माँ की जरूरत है। ये सुनकर मलका फातिमा खातून से कहती है मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चे के बगैर जलने वाला दिल उन्हें नहीं जलाएगा। तो जवाबन फातिमा खातून कहती है ऐसा नहीं होगा, ये उनके लिए गुलाब का बाग होगा। और फिर इसके साथ ही वो तीनों आगे बढ़ जाती हैं। जबकि दूसरी जानब कहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी माइल्स की बीवी के साथ उस कमरे में दाखिल होते हैं और आगे बढ़ते हुए वहां पर पड़ी लाश को देखते हैं, जबकि पीछे माइल्स की बीवी भी खंजर निकाल लेती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही उस लाश को पीछे करते हैं तो उसका गला कटा होता है। यह देखकर माइल्स की बीवी कहती है उन्होंने मुझे बताया था कि ये जिंदा है। लाश को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं खून बता रहा है कि ये अभी अभी मरा है, हर चीज अपनी जगह पर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई और ऐसा लगता है कि किसी ऐसे शख्स ने इसे मार डाला जो इसको जानता था। जबकि बाहर जंगी सिपाही काम काज में मसरूफ होते हैं। इसी लम्हे शहवार वहाँ पर पहुंचता है और ये मंजर देखकर कहता है ऐसा लगता है कि जंगी यहाँ पर अच्छे से आबाद हैं। तुम क्या कहते हो काजी फाजिल? इन्होंने मेहमानों के तौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर ली। और फिर इसी लम्हे अमीर यारोकी वहाँ पर आता है। शहवार उससे कहता है जाहिर है कि तुम यहाँ के चरवाहे हो यारोकी। तो यारोकी उससे कहता है हम यहाँ चरवाहे बनने नहीं बल्कि नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए आए। अगर आपको इतना ही शौक है कि हम चरवाहे बने तो बकरियां मरकज़े मुकाम के बाहर हैं। यह सुनकर शहवार कहता है यकीनन तुम्हारी ज़बान तुम्हारी तलवार जितनी तेज है, लेकिन अब किसी भी चीज की अहमियत नहीं है, ना तलवार की और ना ही अल्फाज की। यह सुनकर यारोकी पूछता है क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो, बताओ जरा। तो जवाबन शहवार कहता है लफ्जों की अहमियत तुम्हें नहीं, कमांडर शेरकू को चाहिए, जाकर बताओ उसे। और फिर यारोकी के इशारे पर उसका सिपाही कमांडर शेरकू को बुलाने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमारलेक अपने करीबी लोगों के साथ मौजूद होता है और कहता है हम यहाँ अपनी बादशाही की मुस्तकबिल के लिए एक अहम फैसला करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ अर्सा कबल अपने प्यारा इत्तेहादी कोंतक को खो दिया। एवलन की हमारे लिए अहमियत वाज़ेह है। अब कोंतक की जगह किसी शख्स को मुंतखब करने की जरूरत है। इस अहम जिम्मेदारी के लिए हमारी बादशाहत के लिए बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले और जिसकी हिम्मत और वफादारी पर मुझे कभी शक नहीं रहा, उसका इंतखाब किया है। एवलन का नया कमांडर अपनी बहादुरी के बलबूते पर अपना नाम बनाने वाला सुरमा चातलियन है। यह सुनकर लाडगाय और विलियम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और चातलियन जैसे ही खड़े होकर कुछ कहने लगता है किसी लम्हे बालन वहां पर आ जाता है। बालन को देखकर सबीला बहुत खुश होती है और फिर बालन कहता है मैं जो एवलन का हकीकी वारिस हूँ, कोंतक बरीसा के बेटे बालन होने के नाते इस फैसले पर एतराज करता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ और जिंदा हूँ, जो जमीन मेरा हक है आप उसे किसी को नहीं दे सकते। ये सुनकर लाडगाय, विलियम और चातलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इमारलेक बालन को देखने लग जाता है। इधर कहरा में अमीर शेरकू और शहवार एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और शेरकू कहता है वजीर शहवार जरा बताओ इस गैर मुतवक्के ज़ियारत और शोर की वजह क्या है, शर है या खैर? तो जवाबन शहवार कहता है शर हमसे दूर ही रहे, मेरे आने का सबब खैर है और इतनी ज्यादा खैर के पूरे मिस्र की सरजमीन इससे इस्तेफादा हासिल करेगी। यह सुनकर शेरकू कहता है तो फिर जो कुछ तुम्हारे मुंह में है उसे उगल दो। तो शहवार कहता है जंगियों की मिस्र में मेहमान नवाजी इख्तिताम को पहुंच चुकी है, अपने मातहत तमाम सिपाहियों को लेकर मेरा मुल्क छोड़ दो अमीर शेरकू। यह सुनकर शेरकू, कारतेगन, यारोकी और काजी फाजल को बहुत गुस्सा आता है और फिर शेरकू कहता है वजीर शहवार या तो तुम ख्वाब में हो या फिर जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकल रहा है वो तुम्हारे कान नहीं सुन रहे। तो जवाबन शहवार कहता है फिक्र ना करो शेरकू, ना ही मैं ख्वाब की हालत में हूँ और ना ही मेरे कानों को कोई मसला है। मेरी कही गई आखिरी बात यह है कि तुम मिस्र से जाओगे। मगर इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं शायद मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज। वजीर शहवार। तो जवाबन शहवार कहता है अल्फाज बातचीत खत्म सलाहुद्दीन,
अब तो बस जाने का वक्त है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पुकारने पर अदरीस और खलील उस शख्स की लाश लेकर वहां पर आ जाते हैं और उससे कपड़ा हटा दिया जाता है। लाश को देखते साथ ही जौहर के पसीने छोड़ जाते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे पूछते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? और फिर जौहर की जानब देखते हुए कहते हैं, तुम बताओ, पहचानते हो इसे? मगर वो दोनों इनकार कर देते हैं। इधर कुदस में बालन कहता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि एक अजलास बुलाया गया है और जो एबलन मेरा हक है उसकी बोली लगाई जा रही है। यह सुनकर लाडगाय सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इस बगैरत आदमी को मजीद न बोलने दो। और फिर सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इमारलेग उन्हें रोक देता है, तो सिपाही एकदम से पीछे हट जाते हैं। यह देखकर लाडगाय कहता है, लेकिन इज्जत माब ये आपकी बेइज्जती कर रहा है, सिर्फ आप ही की नहीं, आपकी बादशाहत और पूरी सल्तनत की। मगर इमारलेग बालन से कहता है, अपना मसला मुनासिब अल्फाज में बताओ ताकि मैं सुनकर बर्दाश्त का मुजाहरा कर सकूं। तो जवाबन बालन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ अर्सा पहले अपने भाई कौंतक को खो दिया। ये सोचकर कि मैं यूरोप में हूँ, आपने मेरे हकूक कमांडर चातलियन को देने का फैसला किया, लेकिन अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अपना हक लेना चाहता हूँ। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी वजीर शहवार और जौहर से कहते हैं, चूंकि आप पहचान नहीं पा रहे तो मैं ये पहचानने में आपकी मदद करता हूँ। और फिर चिट्ठी निकालते हुए कहते हैं, गुलकार की मौत से शुरू होने वाले हादसे का हमारे हाथों में वाहिद सबूत ये कागज था। ये काम पेपर्स की तरह लगता है, लेकिन इस पर लगी स्याही को ज्यादा देर तक महफूज करने की जरूरत है, इसलिए कागज को खुसूसी तौर पर बंद किया गया। काहरा में ऐसा करने की सिर्फ एक जगह है। हमने वहाँ से आगाज किया और बहुत थोड़ी मेहनत के बाद हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इन कागजात को तरतीब दिया जाता था, काहरा के बाहर एक छोटी सी जगह पे। यह सुनते साथ ही जौहर उस लम्हे को याद करता है जब उसने महमूद के साथी को सोना देते हुए कहा था, तो नाजरीन, ये जो लाश है ये महमूद के इसी साथी की है। और जौहर ने उससे कहा था कि तुमने गुलकार का मामला बहुत अच्छे से संभाला, वजीर शहवार भी तुम्हारी खिदमत से खुश है और अब सईद की बारी है, तुम उसे उसकी दुकान में संभालोगे ताकि लोग अच्छी तरह मुश्तइल हो जाएं। इस मौके पर कमांडर महमूद को मुश्तइल करना ना भूलना। तो जवाबन उसने कहा था, फिक्र ना करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इसी लम्हे जौहर ने खिड़की से बाहर देखा था जहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखते साथ ही वो दोनों भाग गए थे और एक सोने का सिक्का गिर गया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पीछे से उन्हें भागते हुए देख लिया था। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तब के लिए तुम खुशकिस्मत साबित हुए। हाँ, तुम तो भाग गए लेकिन सबूत पीछे रह गया। कमरे में हमें कत्ल किए जाने वाले खतूत मिले। दूसरा सबूत वो सिक्का था जो हाल ही में मोहतरम वजीर के हुक्म पर तरतीब दिया गया था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ था। और फिर सिक्का दिखाते हुए कहते हैं, क्या ये अजीब बात नहीं है, इस सिक्के का वहाँ से निकलना जो कि सल्तनत ने अभी तक जारी ही नहीं किया। तो शहवार कहता है, किसी तरह उसके हाथों में आ गया होगा। सलाहुद्दीन, क्या साबित करना चाहते हो? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इसके बाद का कत्ल लतीफ का बाप, एबलन के मुसलमानों के लिए एहतराम का मुजाहरा करने वाले सईद चचा यारोकी ने पहुंचकर मुश्तबा शख्स को ढूंढ लिया। मिस्र का साबिक कमांडर महमूद, चाकू फरोख्त करने वाले शख्स की गवाही के साथ आप सब ने उसके मुजरम होने पर यकीन कर लिया, उसे मुजरम ठहराया, लेकिन गवाही देने वाले आदमी ने अनजाने में गलती की। उसने कहा कि मैं मवाद शाम से लेता हूँ। मैंने सारी रात चाकुओं का जायजा लिया, सबका एक एक करके मुआयना किया। जैसे ही मैं हार मान कर छोड़ने वाला था, मैंने दस्ते के नीचे एक छोटा सा सुराख देखा। छानबीन के बाद मुझे पता चला कि ये एक निशानी थी जिसे यमनी कारीगर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाकू बनाने वाले ने झूठ बोला। मवाद हलब या शाम से नहीं बल्कि यमन से आता था। उसने कमांडर महमूद के चाकू की तरह एक चाकू बनाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो चाकू के दस्ते में नाकाम हो जाएगा। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं उसके घर गया, और साथ ही उस लम्हे को भी दिखाया जाता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इब्राहिम के साथ उसके घर में गए थे, मगर वहाँ पर वो भी मारा जा चुका था और एक खातून बैठी उसके पास रो रही थी। और उस औरत ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था, उन्होंने मेरे बहादुर को मार डाला। और ये कहते साथ ही उन्होंने एक सोने की थैली सलाहुद्दीन अय्यूबी को दे दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिक्के गौर से देखे थे। और फिर अब यहाँ शहवार से कहते हैं, ये सिक्के भी हाल ही में बनाए गए सिक्के हैं। मैंने उस औरत से उस आदमी के बारे में पूछा जिसने सिक्के दिए थे। औरत ने उस शख्स के चेहरे पर एक बड़े दाग का जिक्र किया। कितनी अजीब बात है कि कागजात बेचने वाले शख्स ने भी यही तफसील दी। यकीनन आप पीछे किसी को भी बतौर गवाह नहीं छोड़ना चाहते। सबसे पहले आपने सारा इल्जाम उस बेकसूर कमांडर महमूद पर डाल दिया और उसे तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। झूठी गवाही देने वाले चाकू साज को भी मार डाला और बिल्कुल आखिर में ये तमाम गलत कारियां करने वाले इस आदमी को भी मार डाला। ये सब सुनकर शहवार कहता है, इस सूरत में मैं ही वो हूँ जिसने इन सब को मारा। क्या ये कहना चाहते हो सलाहुद्दीन? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये मंसूबे का आखिरी मरहला था। तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर कमांडर महमूद को फौरन से पहले तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। और इसी लम्हे हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब जौहर ने शहवार से कहा था, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। आपने अपनी जरा अंदर पहन रखी है ना मोहतरम वजीर हजरत। वजीर खड़ा हुआ था तो उसने अंदर जरा पहनी हुई थी, यानी कि वो तीर इसकी मर्जी के मुताबिक छोड़ा गया था। और वजीर ने कहा था कि मेरी जरा का नाम फाजल निकला। और इस ख्याल के बाद काजी फाजल कहते हैं, अजीम तरीन मिस्र और मिस्र का अजीम तरीन वजीर अपने तख्त की हिफाजत के लिए ऐसे घटिया मंसूबे बना रहा है, शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक।
जो मैंने सुना उसने मुझे तीर से ज्यादा तकलीफ दी। और फिर कारातेगन कहता है, मुझे भी। आह यारो की, हमने उस आदमी को फजूल में फांसी दे दी। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तमाम मंसूबे का मकसद काहरा में बदअमनी फैलाना था, लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करना था, तुम्हारा वाहद मसला जंगियों को मिस्र से भेजना था। यह सब सुनकर शहवार मुस्कुराते हुए कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, खूब कहानी है। ज़ाहिर है तुमने अपने लिए एक पुरअसरार मुहिम जोई की और इसके लिए होशियार और चालाक बन गए। तुम जिसको हकीकत बयान कर रहे हो, ये पड़ा हुआ शख्स सांस ना ले पाने, बोल ना पाने की हालत में। और फिर शेर को गुस्से से कहता है, बकवास ना करो, ये तमाम शैतानी काम करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? और फिर बाहर से आने वाली आवाजें सुनकर शहवार कहता है, सुन रहे हो ना, हकीकत ये है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।